नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और कितना अच्छा लगता है ना जब हमारा सिलेबस प्यारे बच्चों बहुत जल्दी जल्दी कवर होता है। हमें एक अंदर से संतुष्टि होती है कि महोदय लग रहा था कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा और यहाँ प्यारे बच्चों एक एक चैप्टर डेली खत्म हो रहे हैं, तो एक अंदर से फील आता है कि हाँ गुरुजी ऐसा लगता है कि सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। पूरा फील आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे आप देखें, प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही दुलारा सा चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों जनतंत्र का जन्म। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं मेरे बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे। पूरी क्लास को अच्छे से देखना मेरे बच्चे। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 2-3 नंबर तो तुम्हारे पेपर में आ ही जाएंगे। और कहते हैं ना टॉपर तो 1 नंबर से छूटता है, यहां तो 2-3 नंबर की बात है ना। चुपचाप पूरा अच्छे से देखना मेरे बच्चे। कहते हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास का हिंदी में पढ़ा रहा हूं आपको। काव्य खंड हमारा चल रहा है, यानी कविता वाला सेक्शन। चैप्टर नंबर 6 में आ चुके हैं, इसके पहले 5 चैप्टर हो चुका है। यदि आपको मौका नहीं मिला है देखने का तो जरूर देखना बच्चों। मैं एक बार फिर से कहूंगा, तू अपनी कमजोरी पर काम कर, तो अपनी कमजोरी पर काम कर, रिजल्ट तेरे कदमों पर रखी होगी। तो बच्चों हमेशा अपनी कमजोरी पर काम कीजिए। और भाषा वाला जो भी चैप्टर है ना, जो भी हमारे सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो और इंग्लिश हो, इन तीनों पर 100% मार्क्स लाना, 1 नंबर भी कटना नहीं चाहिए बच्चों। जनतंत्र का जन्म 1 शॉट है, सब कुछ एक बार में देखेंगे। आपके मन में सवाल है महोदय हमें ये इसका नोट्स कहां से मिलेगा, तो आपको नोट्स मिलेगा बच्चों इसी बैच में, जिसका नाम है बच्चों ड्रीम 450+ बैच। पूरे बिहार में सबसे अधिक टॉपर देने वाला ये बैच बच्चों, जिसका नाम है ड्रीम 450 बैच। इसकी शुरुआत मैंने 2022 में की थी, 2023 के बैच में। अब ये 2024 का बैच है। अब आप देखेंगे तो यहां से बहुत सारे बच्चे रैंक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाले बच्चे यहां से निकले हैं, ठीक है। तो आपको इनरोल करना है इस कोर्स में। 499 रुपए फीस है मेरे बच्चे। कोई ऐसा बच्चा जो अभी तक हमारे कोर्स में नहीं ज्वाइन हुआ हो, अगर आपको लगता है महोदय बहुत पैसा है 500 रुपए, तो बच्चों अगर जब आपके बोर्ड एग्जाम्स में 5 नंबर कम आ जाएंगे तब आप सोचेंगे महोदय काश हम संजय सर के कोर्स में जुड़े होते तो हमें पूरा फायदा होता, ठीक है। अगर आप दिशा से पढ़ते हैं और दिशा पर विश्वास करते हैं तो आप कोर्स में जरूर ज्वाइन होना बच्चों। आज का मोटिवेशन सुनते हैं बच्चों। कहते हैं ध्यान से, कहते हैं अगर मेहनत सच्ची और नियत अच्छी हो तो बच्चों कामयाबी जरूर मिलती है। तो आप कितना मेहनत अच्छे मन से करते हैं ये बात आपको पता है। तो बच्चों ये बताओ, आप तो दुनिया को दिखाते हैं ना कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, हम सुबह पढ़ रहे हैं, हमें शाम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सच्चा पता है कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं। तो बच्चों सबसे बड़ा धर्म है स्वयं के प्रति सच्चा होना। तो अपने प्रति बच्चों सच्चा होइए और दिन रात मेहनत कीजिए। मैं फिर से कहूंगा, तू अपनी कमजोरी पर मेहनत कर, रिजल्ट तेरे कदमों पर रखी होगी। बच्चों आइए मैं और आप दोनों मिलकर के इस क्लास को शेयर करते हैं। जितने भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं क्लास में, आप सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास को बार लाइक कीजिए। देखो क्लास शेयर करने से तुम्हारा कुछ नहीं जाता बच्चों, लेकिन वो बच्चा जो दिशा को नहीं जानता है, वो जब दिशा को जानता है, दिशा में पढ़ के देखता है, समझ में आने लगता है, तो वो बच्चा फिर दिशा से पढ़ने लगता है। और एक दिन उस घर में बच्चों खुशहाली आती है जिस दिन रिजल्ट आता है बच्चा 450+, 460, 465, 463 ये नंबर ला करके अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में, अपने गांव में, अपने पूरे प्रखंड में जब टॉपर बनता है, उस दिन तुम्हारा एक शेयर बच्चों पता चलता है क्या ला सकता है। कहते हैं बच्चों ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूं, ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूं, हमेशा ये सोचिए मैं अकेला ही काफी हूं। बच्चों आपके सामने चैप्टर है, एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है बच्चों, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। नाम है बच्चों जनतंत्र, क्या लिखें, चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। मैं आपसे पूछूंगा कि इस चैप्टर के कवि कौन है मेरे बच्चे, कवि कौन है, बताने वाले को 500 रुपए इनाम है। कहते हैं जनतंत्र का जन्म यह कविता है, यह बच्चों कविता है। और इसके कवि कौन है, इसके कवि का नाम बताएंगे। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। मेरे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर इनके कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर बच्चों कहां के थे, तो बिहार के। अगर आपको पता होना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर कहां के थे बच्चों, ये रामधारी सिंह दिनकर जो है ये बिहार के ही थे। बिहार के किस जिले के, तो अगर कोई बच्चा बेगूसराय के हैं तो मेरे बच्चों बताओ, बेगूसराय के ये थे, बिहार के बेगूसराय के थे रामधारी सिंह दिनकर। अब बच्चों कहते हैं दुनिया इसे क्या कहती है, रामधारी सिंह दिनकर को दुनिया राष्ट्र कवि के नाम से जानती है। एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे बच्चों राष्ट्र कवि कौन है, कहिएगा रामधारी सिंह दिनकर।
राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। पूछा जाए मेरे बच्चे कि इनका जन्म कब हुआ था, हंस के कहिएगा। वर्ष 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1908 ईस्वी में इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह। इनके पिताजी का नाम क्या था? कहते हैं फादर का नाम, पिता का नाम था बच्चों रवि सिंह। रवि सिंह याद कीजिएगा। तो मेरे बच्चे चलिए हमने आपको कुछ चीजें बताई। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कितने पार्ट में बांटकर मैं पढ़ाता हूं। मैं आपको पढ़ाता हूं बच्चों सबसे पहले कवि ना, सबसे पहले कवि परिचय। मैं आपको सबसे पहले कवि परिचय पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं आपको कविता का अर्थ समझाता हूं, कविता का अर्थ समझाता हूं। उसके बाद मैं आपको मेरे बच्चे मैं आपको भावार्थ लिखने के लिए सिखाता हूं कि भावार्थ कैसे लिखना मेरे भाई। और नंबर 4 में मैं आपको सब्जेक्टिव और नंबर 5 में मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाता हूं। क्या आपको यह पढ़ाने का तरीका, मेरा यह पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है? तो एक बार मेरे बच्चों बताना यस अच्छा लगता है महोदय, बहुत सुंदर लगता है आप जो पढ़ाते हैं। तो आइए बच्चों एक एक चीजों को क्यों ना हम बहुत दिमाग से पढ़ें, बहुत दिल से पढ़ें, एक एक चीज को शांति से समझें ताकि हमारे क्वेश्चंस बन सके। तो आइए आपके सामने है हमारा चैप्टर का सबसे पहला स्लाइड। ये है आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने बच्चों पूरे बिहार का नाम पूरे देश में पूरे विदेश में रोशन किया है। रामधारी सिंह दिनकर को हमारा बहुत बहुत नमस्कार है। कहते हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ और उनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ। उनकी मां का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। और बच्चों कहते हैं दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई। अब यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सीना तान कर बोलो गुरुजी याद है, पूछ लीजिए। बताओ बच्चों रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ? बेगूसराय बिहार। बताओ बच्चों जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908। बताओ बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की माता का नाम क्या था? गुरुजी मनरूप देवी। बताओ रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। रामधारी सिंह दिनकर बच्चों उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई थी? अपने गांव के आसपास में। पूछा जाए बच्चों रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ? 24 अप्रैल 1974। 24 अप्रैल 1974। अगर क्लियर है तो यस कर दो महोदय, 100% क्लियर है। यस 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 पूरा क्लियर है। चलिए बच्चों स्लाइड नंबर दूसरा और पढ़ते हैं कवि के विषय में। कहते हैं बच्चों कि 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। कहते हैं 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से उन्होंने इतिहास में बीए ऑनर्स किया। वे बच्चों कहते हैं वे HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक, जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे। अब यहां से आपके लिए ढेर सारा ज्ञान है। पहला, रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी? तो बच्चों जवाब दीजिएगा। मैट्रिक की परीक्षा 1928 में। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने कहां से पास की थी? आंसर मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। बीए की परीक्षा उन्होंने कहां से पास की थी? बीए की परीक्षा उन्होंने पास की थी पटना कॉलेज से। बीए की परीक्षा उन्होंने कब पास की थी? 1932 में। पूछा जाएगा बच्चों उन्होंने बीए। अगला पूछा जाएगा कि वह कहां पर प्रधानाध्यापक बने थे? प्रधानाध्यापक बच्चों बरबीघा में। कहां पर? बरबीघा जो था वहां पर प्रधानाध्यापक बने थे। पूछा जाएगा बच्चों किस विभाग में सब रजिस्ट्रार बने थे? किस विभाग में सब रजिस्ट्रार्ड बने थे? कहिएगा बच्चों जनसंपर्क विभाग में। जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार्ड बने थे। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि बच्चों पूछा जाएगा कि कहां पर वो प्रोफेसर बने थे? किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने थे? कहिएगा बच्चों कि बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने थे। बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने थे। पूछा जाएगा कि किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति बने थे? किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति बने थे? कहिएगा बच्चों भागलपुर विश्वविद्यालय में। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति बने थे। उप कुलपति कहां बने थे? भागलपुर विश्वविद्यालय में। तो अगर यहां तक याद हो गया तो एक बार बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखकर भेजें। महोदय महोदय सब कुछ याद हो गया, अच्छे से याद हो गया। जल्दी बताओ कि सर यहां पर हमें सब कुछ याद हो गया, अच्छे से याद हो गया। ठीक है ना? यस लिखकर भेजो। ठीक है, यस सर यस सर यस सर। उप कुलपति वाला बहुत पूछा जाता है। सब कुछ याद हो गया। आगे बढ़िए अगले स्लाइड में।
यस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले स्लाइड में कहते हैं दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार थे। तो बच्चों ये कवि के साथ साथ गद्यकार थे, यानी कहानी भी लिखते थे। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं थे, सब कुछ उजागर कर देती है। उनकी प्रमुख कृतियां, उनकी जो प्रमुख रचना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रणभंग, दूसरा रेणुका, तीसरा हुंकार, चौथा रसवंती, पांचवा कुरुक्षेत्र, छठा रसीम रथी, सातवां नोल कुसुम, आठवां उर्वशी, नौवां परशुराम की प्रतीक्षा, नौवां हारे को हरिनाम। और बच्चों ये उनकी रचना है, हारे को हरिनाम, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसीम रथी, ये सब बच्चों उनकी रचना है। कहते हैं उनकी काव्य कृतियां देखिए, मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि गद्य कृतियां हैं। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण भी सम्मानित किया गया है। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। मेरे बच्चों, वे राज्यसभा के सांसद एकमात्र ऐसे कवि हैं जो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। अब यहां से जो सवाल बनेंगे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए दिनकर साहब की कुछ रचना, दिनकर साहब की 4 रचना अपनी कॉपी में लिखिए मेरे सामने। सर आप देख रहे हैं, 100% मैं देख रहा हूं, अपनी कॉपी पर लिखिए दिनकर साहब की 4 रचना। तो बच्चों कहते हैं कि दिनकर साहब की रचना बच्चों कोई भी रचना हो लिखकर दिखाइए। तो मैं लिखकर दिखाता हूं मुझे कितना याद है। दिनकर साहब की रचना मुझे सबसे पहले याद है उर्वशी। दिनकर साहब की रचना याद है दिनकर की डायरी इसकी रचना है। दिनकर साहब की रचना है मुझे हारे को हरिनाम दिनकर की रचना है। बच्चों मुझे पता है संस्कृति के 4 अध्याय इनकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय बच्चों, 4 अध्याय हमें याद है इनके। कुरुक्षेत्र इनकी रचना है। मुझे याद है रसीम रथी इनकी रचना है। मुझे याद है बच्चों, मुझे याद है हारे को हरिनाम, मुझे याद है दिनकर की डायरी, मुझे याद है संस्कृति के 4 अध्याय, मुझे याद है रसीम रथी, मुझे याद है बच्चों कुरुक्षेत्र, और भी बहुत सारी रचनाएं इनको देखेंगे तो हमें याद आ जाएंगे बच्चों। इनकी रचना है ना कुरुक्षेत्र, रसवंती, हुंकार, रेणुका, प्रणभंग, है ना परशुराम की प्रतीक्षा, है ना रचना रेणुका, प्रणभंग, और उसके बाद में प्यारे बच्चों परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम है ना परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं, ये सभी इनकी बहुत मोस्ट डिमांडेड बच्चों रचनाएं हैं। अब इनको पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला बच्चों एक पुरस्कार मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यह बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है। और दूसरा मिला है बच्चों, दूसरा मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और तीसरा पुरस्कार जो पद्म विभूषण मिला है वो इसमें किसी रचना पर नहीं मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। और बच्चों ये जो है राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। तो बच्चों 4 इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है। तो बच्चों ट्रिक याद रखिएगा, मैंने इसके लिए ट्रिक बनाया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है उर्वशी पर। किस पर? उर्वशी। तो इसका ट्रिक है बच्चों कि जब इंसान को ज्ञान, सोचिएगा ट्रिक को सुनिएगा, जब इंसान को ज्ञान पीठ पर हो जाए, ज्ञान पीठ मतलब ज्ञान जब पीठ पर हो जाए तो इंसान उड़ने लगता है। क्या करता है बोलो? जब ज्ञान पीठ पर हो जाए तो इंसान उड़ने लगता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उड़ने लगता है मतलब उर्वशी। और बच्चों संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो बच्चों उल्टा पुल्टा हो गया रे यहां लिखना था मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार, यहां लिखना था साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो किस पर मिला है? तो 100 से
100 से साहित्य और 100 से संस्कृति के 4 अध्याय। 100 से साहित्य और 100 से संस्कृति के 4 अध्याय पर, 4 अध्याय पर। ये बच्चों रचना किसी है ना, पद्म विभूषण जो है वो किसी रचना पर नहीं मिला है और राज्यसभा के सांसद हैं, यहां पर कोई बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको ये चीज अच्छे से याद हो गया? बताओ कि अगर पूछा जाए मेरे बच्चे कि जो दिनकर साहब हैं वो कवि के साथ साथ क्या हैं, तो वो कवि के साथ साथ गद्यकार भी हैं। कवि के साथ साथ वो गद्यकार भी हैं, याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। ये सर, वो कवि के साथ साथ एक गद्यकार भी हैं। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। यस बच्चों, आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। यहां से कहते हैं कि आगे बढ़ के पढ़ते हैं कि दिनकर जी जो हैं, दिनकर जी उत्तर छायावाद के किसके कवि हैं, किस युग के कवि हैं? उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। वे भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में की थी। उन्होंने बच्चों कविता लिखने की शुरुआत कब की थी? एग्जाम में पूछा जाएगा, कहिएगा बच्चों 30 के दशक में। कहते हैं किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। तो बच्चों किस दशक के प्रमुख कवि के रूप में, किस दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए? तो चौथे दशक के, है ना बच्चों? यहां चौथे के जगह पर ना 40वां होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, चौथे दशक, ठीक है ना। अगला, उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत प्रगीत, काव्य, नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों से सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की हैं। तो यहां से बच्चों बस 2 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों यह किस युग के हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के हैं? तो कहिएगा बच्चों उत्तर छायावाद के। दूसरा सवाल पूछा जाएगा, यह किस दशक में इन्होंने लिखना शुरू किया था? तो कहना बच्चों 30 के दशक में इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की थी। अगला पेज पढ़ते हैं। कहते हैं प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट है। भारतीय और पाश्चात्य, क्या लिखा है? और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है। पूछा जाएगा बच्चों किस कवि में इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है? किस कवि में इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है? कहिएगा रामधारी सिंह दिनकर में। और समाज, राजनीति, दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है जो उनके साहित्य में उनके स्तरों पर व्यक्त होता है। बच्चों यहां से बस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आया, पूछा जाएगा इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना किस कवि में है? तो कहिएगा रामधारी सिंह दिनकर। लास्ट पेज पढ़ते हैं। राष्ट्र कवि दिनकर की प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। सर्दियों की, है ना, माफ कीजिएगा, सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास सा करता है जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है। तो प्यारे बच्चों ये जो कविता है, ये कविता किसके ऊपर लिखा गया है? बताओ इसका थीम क्या है? ये कविता किसके ऊपर लिखा गया है? तो ये जो कविता है मेरे बच्चे किसके ऊपर लिखा गया? जनता के ऊपर। अच्छा ये बताओ कि जनता जो है, जो भारत की जनता है, इसके ऊपर किसने किसने शासन किए? तो बच्चों कहेंगे पहले तो खुद के देश के राजाओं ने, पहले बच्चों अपने देश के राजाओं ने, पहले हमारे ऊपर में अपने देश के राजाओं ने पहले हम लोगों के ऊपर शासन किया है, अपने देश के राजाओं ने। उसके बाद बच्चों, उसके बाद में विदेशी राजाओं ने, उसके बाद में उसके बाद में मुगल शासकों ने, यानी कि मतलब क्या सकते हैं ना, मुस्लिम शासकों ने, है ना, अपने देश के राजाओं ने, उसके बाद में बहुत सारे शासकों ने, और कह सकते हैं इस देश में शासकों ने भी राज किया है। और उसके बाद बच्चों फिर उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए अंग्रेज। उसके बाद कौन आए? अंग्रेज। उसके बाद कौन आए? अंग्रेज। अब इन सभी का
अब इन सभी का मामला हो गया है खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। और देश क्या हो गया है? देश क्या हो गया है? देश हो गया है बच्चों स्वतंत्र। अब हमारा देश क्या हुआ है? अब हमारा देश हो गया है स्वतंत्र, स्वतंत्र हो गया है। अब जो है यहां पर क्या आ गया है? अब यहां पर आ गया है जना, अब यहां पर आ गया लोकतंत्र। अब यहां पर आ गया लोकतंत्र, जिसको हम लोग प्रजातंत्र भी कहते हैं, जिसको हम लोग प्रजातंत्र भी कहते हैं। अब जो है इस देश में, अब देश का राजा कौन है? अब देश को चलाने वाला कौन है? अब देश को चलाने वाला जनता है। अब देश को चलाने वाला यहां पर जनता ही मालिक है, जनता ही मालिक है। इसीलिए बच्चों यहां पर जनता के ऊपर में कविता लिखी गई है। यहां पर जनता को ही सब कुछ माना गया है और जनता के ऊपर में कविता लिखा गया है। तो बच्चों क्या आप लोग क्या आप लोग रामधारी सिंह दिनकर के बारे में सब कुछ जान गए? तो एक बार हाथ उठाकर बोलिए गुरुजी पूछ लीजिए, टेस्ट होने दीजिए। क्या टेस्ट होने दे? क्या टेस्ट होने दे? आप रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अगर सब कुछ जान चुके हैं तो क्या हम लोग अब कविता पढ़ें? आइए बच्चों लगाते हैं टेस्ट। क्या आप कवि के बारे में सब कुछ जान चुके हैं? तो बच्चों लिखेंगे कवि का टेस्ट, है ना, कवि के परिचय, कवि के परिचय का हमें लगाना है टेस्ट। कवि के परिचय का लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं कितने बच्चे हो जाते हैं पास। तो सबसे पहला सवाल है आप लोगों से कि बच्चों जनतंत्र का जन्म ये क्या है? जनतंत्र का जन्म क्या है? तो जवाब मिलेगा जनतंत्र का जन्म कविता है, ये कविता है। फिर दूसरा सवाल है कि इसके कवि कौन हैं? तो आंसर है कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, RSD रामधारी सिंह दिनकर कवि हैं। फिर पूछा जाएगा कि बच्चों ये बताओ कि ये जो है ना, ये जो है किस युग के हैं? किस युग के? तो कहना है बच्चों उत्तर छायावाद युग के, उत्तर छायावाद युग के हैं। अगला सवाल है मेरे बच्चे कि इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। पूछा जाएगा इनके बच्चों जन्म कहां हुआ था? जन्म स्थान बच्चों सिमरिया बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय और बिहार में इनका जन्म हुआ था। पूछा जाए मेरे बच्चे इनकी माता, मम्मी का नाम बताइए। माता का नाम मनरूप देवी, माता का नाम मनरूप देवी। पूछें बच्चों इनके फादर का नाम बताइए, पिता कौन है? पिता का नाम है रवि सिंह, पिता का नाम रवि सिंह है। पूछा जाए मेरे बच्चे इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहां प्राप्त की? तो बच्चों प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो अपने गांव में और आसपास में। पूछा जाए इन्होंने मैट्रिक पास कब किया? तो कहना बच्चों मैट्रिक पास इन्होंने किया था 1928 ईस्वी में। कहां से किया था? तो मोकामा घाट है ना, मोकामा रेलवे है ना, मोकामा घाट रेलवे है ना, रेलवे हाई स्कूल से पास किया था। पूछा जाए इन्होंने बच्चों बीए कब किया था? बीए कब किया था? 1932 में। कहां से बच्चों? तो पटना कॉलेज से इन्होंने पास किया था, पटना कॉलेज से। कहते हैं कि कहां पर बच्चों ये प्रोफेसर बने? बाद में ये प्रोफेसर कहां पर बने? किस कॉलेज के प्रोफेसर बने? तो कहते हैं बच्चों कि बिहार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने थे, बिहार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने थे। कहां के ये उपकुलपति बने थे? कहां के उपकुलपति बने? कहां के उपकुलपति बने? तो कहना बच्चों भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने थे। अगला सवाल आता है बच्चों कि यह बच्चों कहां पर सांसद थे? कहां पर ये सांसद थे? तो बच्चों ये राज्यसभा में क्या थे? सांसद थे राज्यसभा में। पूछा जाए किस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कहना बच्चों ज्ञानपीठ मिला है उर्वशी पर ज्ञानपीठ मिला है। किस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो कहना बच्चों संस्कृति के 4 अध्याय, क्या कहना? संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर इन्हें मिला है बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर पूछा जाए बच्चों इन्हें और कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें मिला है बच्चों पद्म विभूषण पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। पद्म विभूषण पुरस्कार भी बच्चों दुनिया इसे किस नाम से जानती है? तो दुनिया इसे जानती है राष्ट्र कवि के नाम से। दुनिया किस नाम से जानती है? तो दुनिया इसे राष्ट्र कवि के नाम से दुनिया इसे जानती है। तो मेरे प्यारे लाडलों, मेरे प्यारे शेर शेरनियों, मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बताओ आपने कितना सही किया? आपने कितना सही किया? जल्दी बताओ। 17 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न याद थे? 17 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न याद थे? ठीक है, यस मोहना।
तो बच्चों सबको 17 में से 17 प्रश्न पता होना चाहिए, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कविता। अब हम लोग कविता को समझेंगे, कविता के एक एक लाइन को समझेंगे, ठीक है। आइए बच्चों अब हम लोग कविता को समझते हैं। अब इस कविता में अगर मैं फिर से पूछूं कि इस कविता में किसके बारे में कहा गया है, तो आप जवाब देना। इस कविता में जनता के बारे में, किसके बारे में, जनता के बारे में कहा गया है। इस कविता में जनता के बारे में कहा गया है, आपको याद रखना है बच्चों। आइए सबसे पहला बच्चों, जब राजा भाग गए देश से, जब देश से शासक भाग गए, अब जब देश से अंग्रेज चले गए, तो अब देश का क्या हाल है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कहते हैं सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। जनता जो थी बच्चों, क्या जनता पर एक दिन शासन हुआ है? क्या जनता पर 5 दिन शासन हुआ है? नहीं सर, सदियों से जनता पर शासन हुआ है, सदियों से। तो कहते हैं सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। अब जो राख जो होता है ठंडा पड़ गया था, उसमें अब थोड़ा जान आ गया है, यानी जनता जो पहले दबी हुई थी, अब वो थोड़ा सा आजादी के बाद उठ रही है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। अब मिट्टी किसे कहा गया है? जनता को। अब जो जनता है वो किसका ताज पहनी है बताओ? जनता किसका ताज पहनी है? सोने का ताज। क्योंकि अब जो है देश में सरकार बनाने की शक्ति वो जनता के पास आ गई है, वो जनता के पास आ गई है। कहते हैं दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। अब कहते हैं समय बदल गया, समय बदल गया। वो जनता जो सिर्फ जी हजूरी में हाँ मालिक, जी मालिक, हो जाएगा मालिक, कर लेंगे मालिक। अब वो जनता जो सिर्फ मालिक मालिक कहती थी, जो जनता सिर्फ मालिक मालिक कहती थी, वो जनता बच्चों कहते हैं कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। अब समय बदल चुका है, अब जनता मालिक हो चुकी है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कहते हैं कि सिंहासन जो राजा प्रजा तुम लोग बैठे हो, सब लोग खाली करो, क्योंकि अब लोकतंत्र आ गया है और लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। हम लोग चाहेंगे जिसे भी सरकार बनाना, हम उसी को सरकार बनाएंगे। ये गलती हमारी है कि हम गलत नेता को चुनते हैं और फिर कहते हैं काम ये नहीं होता है। कैसे काम होगा? तो पढ़े बच्चों, पूरा समझ में आ गया। कहते हैं सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने इठलाती है। दो राह समय के रथ कर घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो बच्चों कहते हैं इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि सदियों की ठंडी और बुझी हुई राख में सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है, अर्थात क्रांति की चिंगारी भड़क उठी है। मिट्टी यानी जनता सोने की ताज पहनने के लिए व्याकुल है। राह छोड़ो मतलब रास्ता हटाओ, रास्ता से हट जाओ। ये समय साक्षी है, जनता के रथ के पहिए की घर घर आवाज सुनाई दे रही है। सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। अब सिंहासन खाली करने के लिए किसको कह रहे हैं? नेता ना, जो शासक लोग थे, राजा लोग को कह रहे हैं। जो अंग्रेज लोग थे कि भैया सिंहासन हटो, हटो जल्दी हटो, जनता आ रही है। समझ गए? बोलो हाँ या ना। यस सर, आ गया समझ में, यस लिखकर भेजे। यस महोदय समझ गए, यस 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 यस। कवि क्या कहना चाहते हैं आप समझ गए? हाँ सर। आइए अब अगले स्टेंडा में कवि कहते हैं जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। अब बोलते हैं जनता, कौन जनता? हाँ वही जनता जिसको आप मिट्टी की अबोध मूर्त समझ रहे थे, जिधर घुमाना था उधर घुमा रहे थे, वही जनता। जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, वही जनता जो जारे की और धूप को सहने वाली, जो सर्दी हो गर्मी हो धूप हो ठंडी हो हमेशा शासक के सामने गुलाम बनकर खड़ी थी, वही जनता। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे,
कहते हैं जब अंग अंग में लगे सांप चूस रहे, यहां सांप किसे कहा गया है? यहां सांप कहा गया है शासक को, यहां सांप कहा गया है राजा को, जो बच्चों जनता को चूसती थी। कहते हैं कि जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। वाह वाह। कहते हैं वही जनता जिसको आप लोग चूसते थे ऐसे करके, फिर भी कुछ नहीं कहती थी। जनता मिट्टी की अबोध मूरत, कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन आज जनता का दिन है, देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई है, आज जनता सीना चौड़ा करके चलेगी। तो बच्चों कहते हैं जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही जिसको राजा लोग मिट्टी की मूर्त समझते थे। जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, धूप बरसात गर्मी सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी नहीं, तब भी न कभी मुंह खोलकर दर्द कहने वाली, वही जनता, वही जनता, वही जनता जिसको तुम लोग जितना चूसते थे, चाहे राजा हो, चाहे देश का खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे बाबर हो, चाहे अकबर हो, सबने जनता को चूसा है, जनता कुछ नहीं कहती थी। वही जनता आज बच्चों देखो, तो कहते हैं इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता सचमुच मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं। वह जारे की रात को जारा, पाला की कसक यानी रुक रुक कर होने वाली पीड़ा को हमेशा सहती है। वह थोड़ा भी आह नहीं करती। ठंडे से शरीर ऐसा कप कपाता है कि लगता है शरीर में हजारों सांप डंस रहे हैं। इतना पीड़ा और दुख के बावजूद वह अपनी दुख किसी को नहीं कहती है। अगर समझ गए तो यस लिखकर भेजें। यस महोदय समझ गए। जनता के बारे में बता रहे हैं, जनता के बारे में बता रहे हैं, जनता माफ नहीं करेगी। आगे कहते हैं जनता के बारे में, जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसक। कहते हैं जनता लंबी बड़ी जीभ की वही कसक, जो बड़ा बड़ा लंबा लंबा जीभ निकालकर राजा सब जो है या शासक सब जो जनता से अपना क्या करते थे, वो पूरा करते थे, अपना जो सुख है वो पूरा करते थे। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। कहते हैं जो जनता है सचमुच बहुत दुख सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, पर इस पर अधिक लोग क्या कहते हैं। है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। पर जनता से पूछिए कि जनता इस पर क्या कहती है। हाँ जी जनता बताइए, आप इतना दुख सहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। आप लोग जनता है ना, बोलिए। राजा महाराजाओं ने आपके ऊपर बहुत दुख सहा ना, दुख किया है। शासकों ने आपको लूटा है, आपको दबाया है। बोलिए इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। जनमत क्या है, जनमत क्या है। जन मतलब लोग, मत मतलब उसका मानना, लोगों का क्या मानना है। सर मेरा मानना है जो भी सिंहासन पर बैठा है उसको बम से उड़ा दीजिए। मेरा मानना है कि जो लोग सिंहासन पर बैठे हैं उसको सिंहासन खाली करने बोलिए, हटो वहां से, अब जनता बैठने वाली है, जनता माफ नहीं करेगी। तो कहते हैं जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसक, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। जनता कहती है, इन पंक्ति के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता सचमुच असह्य वेदना को सह कर जाती है। जो नहीं सहने वाली उसको भी सह लेती है, फिर भी जीवन में उफ तक नहीं करती। कवि शपथ लेकर कहता है कि लंबी चौड़ी जीभ की बातों पर विश्वास किया जाए, जनता सचमुच बहुत ही पीड़ा सहती है। कवि कहता है कि जनता का सही सही अर्थ क्या है। कवि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। आखिर जनता का जनमत क्या है, सही अर्थ क्या है। यानी बच्चों समझ गए तो एक बार यस लिखकर भेजिए। हाँ महोदय समझ गए, समझ गए, यस।
कि इसमें कहना चाह रहे हैं कि जनता जो इतनी दुख पीड़ा को सहती है, जनता का सही अर्थ क्या है। आइए अगले लाइन में कहते हैं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। जनता को फूल कहा गया है जिसे एहसास नहीं। जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। कहते हैं दोना होता है ना, मान के चलो कि जिस पर हम लोग फूल रखते हैं, समझ लीजिए। तो कहते हैं जनता फूल के जैसी है। अभी आप फूल के पौधे में जाओ, कहीं से फूल तोड़ लो, उसको कान में रख लो, फूल को गले में पहन लो, फूल को दोने में सजा लो, फूल को फेंक दो, कुछ भी कर लो, जनता कुछ नहीं करती है। तो जब बच्चों देश हमारा गुलाम था तो अंग्रेज भी हमारे साथ ऐसे ही करते थे। जनता का कोई वैल्यू नहीं। रात में जगाना है जगा के रखो, सुलाना है डांट के सुला दो, भूखा रखना है भूखा रखो, खिलाना है खूब खिला दो, जेल में रखना है जेल में रखो। तो कहते हैं यहाँ जनता का जो है वो किससे तुलना किया गया है, फूल से। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। कहते हैं कि जनता जो है वो बहलाने का चीज हो गया है। नेता लोग भी जनता को बहला रहे हैं। बोला कि आप लोग के लिए बड़ी बड़ी घोषणा होने वाली है, सब जनता दौड़कर पहुंच गए। तो जनता को दूधमुहा सांप यानी ऐसा सांप बना दिया है जिसको दूध चाहिए, दूध जहां है दौड़ी दौड़ी सांप जाएगी। वैसे बच्चों जनता है, जहां जनता की बात होगी वो दौड़े दौड़े जाएंगे। तो कहते हैं इन पंक्ति के द्वारा कवि ने जनता को फूल के समान नहीं देखने और समझने को कहा है। कवि कहता है कि जनता फूल नहीं है कि इसे जब चाहो तब सजा लो, या कोई दुधमुही बच्ची नहीं है कि इसे दो चार खिलौने देकर बहला दो। जनता की हृदय सेवा और प्रेम से जीता जा सकता है। तो यहां पर बताया गया है कि जनता ना कोई फूल है ना दूध पिया बच्चा है। ठीक है, जनता को जीतना है किससे, बोलो, जनता को किससे जीतना है, तो जनता को प्रेम से जीतना है, प्रेम से, है ना। दूध पिया बच्चा ने कि खिलौना देखो, लुलु लुलु मेरा बच्चा खिलौना देखो, ठीक है ना। कहते हैं अगले लाइन में, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। कहते हैं जब जनता बच्चों आक्रोश होती है तो यहां देखिए क्या होता है सरकार के खिलाफ। कहते हैं लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता तब कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। और कहते हैं जब जनता गुस्से में आती है तो ये जो भ्रुकुटी है ना, भों ऐसे चढ़ा लेती है, ऐसे गुस्से में आती है, चढ़ाती है। दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये तो डरा रहे हैं, जो लोग सिंहासन पर बैठे हैं, राजा महाराजा नेता, उसको डरा रहे हैं। कहते हैं कि लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जब जनता गुस्से में आती है तो देखो क्या होता है, भूडोल ना सब कुछ डोलने लगता है। जनता तब कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। जनता ये अपना भ्रुकुटी जब चढ़ाती है तो कहते हैं भैया दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इन पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि जनता के पास अपार शक्तियां हैं। जनता जब हुंकार भरती है, क्या भरती है, हुंकार भरती है, गरजती है तो भूकंप आ जाता है, बवंडर उठ खड़ा होता है। जनता के हुंकार के सामने कोई टिक नहीं सकता है, जनता की राह को कोई रोक नहीं सकता। सुनो जनता रथ पर सवार होकर आ रही है, उसकी राह को छोड़ दो और सिंहासन खाली करो क्योंकि जनता आ रही है। किसको डरा रहे हैं बताओ, किसको डरा रहे हैं, जल्दी बताओ किसको डरा रहे हैं। जो लोग सिंहासन पर बैठे हैं, जो लोग सिंहासन पर बैठे हैं, यस लिख दीजिए कि समझ में आ गया, यस सर। कहते हैं कि जनता जिसको हम लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं उसके पास अपार शक्तियां हैं, जनता के पास अपार शक्तियां हैं। जनता जब हुंकार भरती है, चिल्लाती है तो भूकंप आ जाता है, बवंडर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जनता के बारे में इतना कहा। यहां पर जनता को महान, मैं यहां पर जनता के बारे में बताया गया है कि असली में जनता की शक्ति क्या है। इन पंक्ति में जनता की शक्ति को बताया गया है। अगला आता है मेरे बच्चे, नेक्स्ट अगला आता है, अभी हमारा
4 5 5 अभी है। कहते हैं हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, और जो महल वाले राजा महाराजा हैं उनकी नींव उखड़ जाती है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब यहां जनता के पावर को बताया जा रहा है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, महलों की नींव किससे उखड़ जाती है? तो कहना बच्चों, महलों की नींव हुंकारों से उखड़ जाती है। सांसों के बल पर जब जनता चलती है तो उसके सांसों के बल से ताज हवा में उड़ते हैं। जो माथा में राजा लोग ताज पहने हैं वो ताज सांसों के बल से उड़ने लगते हैं। जनता को रोके रहा समय में ताव कहां, समय भी जनता को रोक नहीं सकती है। जिधर चाहती है काल उधर घूमता है, जनता जिधर चाहेगी काल उधर घूमेगा। जनता जिसको राजा बनाना, जनता जिसको बच्चों देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहेगी, जिसको देश का शासन देना चाहेगी, उधर ही घूम जाएगा। कहते हैं यहां पर जनता क्या बताएगा, बताओ? यहां जनता का पावर बताया गया है, यहां जनता का पावर बताया गया है। आगे कहते हैं अब्दों शताब्दियों सहस्त्रा शब्द है ना, सहस्त्र अशब्द है ना, अब्द का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहक है ना, दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वपन अजय, चिड़ते तिमिर का वक्ष उमरते आते हैं। अब यहां पर कह रहे हैं कि इन पंक्ति के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि वर्षों सैकड़ों हजारों वर्षों का अंधकारमयी समय बीत गया। यह जनता के स्वपन हैं जो अंधकार को चिढ़ते हुए धरा पर उतर आए हैं। कहते हैं बच्चों बताओ, क्या शासकों ने हमारे ऊपर 1 साल शासन किया है? क्या हमारे सामने 10 साल 20 साल? नहीं बच्चों, हजारों सालों से हम गुलाम हैं। पहले बच्चों राजा महाराजाओं के और फिर बाद में अंग्रेजों के। कहते हैं अब ये जनता का सपना है और ये सपना प्यारे बच्चों अभी धरती पर आ चुका है और ये पूरा होके रहेगा। आए कहते हैं सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा है। बच्चों आपको पता है पूरे जगत मतलब होता है पृथ्वी है ना, जगत मतलब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बच्चों भारत में है कि नहीं बताओ? विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश में है बताइए? भारत में है। इसलिए कहते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जनता का आ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। और बच्चों कितना सिंहासन तैयार करने की बात करते हैं बताइए? कितना सिंहासन? कहते हैं 33 कोटि मतलब 33 करोड़। 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। कहते हैं कि अभिषेक जो ऐसे लगाते ना टीका, आज राजा को नहीं लगेगा, राजा खत्म हो चुका है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का होगा। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। तो बच्चों किसके सिर पर मुकुट धरने की बात कहते हैं कवि? किसके सिर पर? तो कहते हैं जनता के सिर पर। कितने करोड़ जनता के सिर पर? तो कहते हैं बच्चों 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं। तो बच्चों कहते हैं कि इन पंक्ति के द्वारा कवि कहता है कि भारत के कवि कहते होंगे बच्चों, कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है। भारत स्वाधीन हो चुका है यानी आजाद हो चुका है, यहां लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। 33 करोड़ जनता की हित की बात है। 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो क्योंकि अभिषेक राजा का नहीं बल्कि जनता का होने वाला है। आज का शुभ दिन 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखने का है, उनके लिए आज शुभ दिन है। तो पहले बच्चों यहां पर बताया जा रहा है इन पंक्तियों में कि जनता जो हमारा देश जब आजाद हुआ था उस समय देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी और जब आजादी होने पर आजाद होने पर कवि कह रहे हैं कि अब जो है राजा का अभिषेक नहीं प्रजा का होगा। एक सिंहासन नहीं 33 करोड़ सिंहासन बनेंगे और एक मुकुट नहीं 33 करोड़ मुकुट बनेंगे। और सबको तैयार कीजिए क्योंकि जनता आ रही है, जनता आ रही है। अब फिर कहते हैं बच्चों, कहते हैं
कि आरती लिए तुम किसे ढूंढता है आरती लिए तुम किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में खलहानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। कहते हैं कि आरती का जो हाथ में लेकर कहां ढूंढ रहे हो, मंदिर में मस्जिद में गुरुद्वारों में, आज के देवता कहां मिलेंगे? बताओ कवि के अनुसार देवता कहां मिलेंगे? तो देवता मिलेंगे सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, या बच्चों खेतों में मिलेंगे और खलिहानों में। तो आज के देवता कहां मिलेंगे? कवि के अनुसार आज के देवता कहां मिलेंगे? तो बच्चों आज के देवता मिलेंगे या तो खेतों में, या तो सड़कों पर, या खलिहानों पर। जो मजदूर हैं उसी को प्यारे बच्चों कवि देवता बता रहे हैं कि मूर्ख, हाथ में दीपक लेके देवता कहां ढूंढ रहे हो? मंदिर में मस्जिद में, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। तो कहते हैं कि पंक्ति, कहते हैं बच्चों की पंक्ति के द्वारा कवि का कहना है कि हम आरती लेकर मूर्ख बनकर किसे ढूंढ रहे हैं? मंदिरों राजमहलों तहखानों के में देवता नहीं मिलेंगे, वास्तविक देवता तो सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाला मजदूर और खेत खलिहानों में काम करने वाला किसान है। अर्थात कवि ने जनता का वास्तविक देवता कहा है। तो वास्तविक देवता बच्चों किसे माना गया है? तो किसानों को और मजदूरों को माना गया है। लास्ट लाइन में बच्चों देखते हैं, फावरे और हल राजदंड बनने को तैयार हैं कहते हैं राजा के हाथ में दंडा होता था, राजदंड। अब राजदंड क्या बनेंगे बताओ? तो कहते हैं कि फावरे और हल जो है राजदंड बनने को तैयार हैं। धूसरता सोने में सिंहार सजाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो बच्चों जनता के बारे में कहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से दिनकर जी ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र का राजदंड कोई राजपत्र, कोई हथियार या कोई औजार नहीं होता है। लोकतंत्र का मूल राजतंत्र जनता का हल और कुदाल है। फावरा मतलब कुदाल। इसी से वह धरती से सोना उगता है। धरती की धूसरता का श्रृंगार आज सोना से सजा हुआ है, अर्थात धूल ही स्वर्ण है, यानी कि धूल जो है वही बच्चों सोना है। कहते हैं रास्ता शीघ्र दो, सिंहासन शीघ्रता से खाली करो, देखो जनता स्वयं आ रही है, देखो जनता स्वयं आ रही है। तो प्यारे बच्चों अब यहां पर आप बता सकते हैं कि इस कविता में क्या मूल बात बताया गया है? तो कहते हैं कि मूल बात यह बताया गया है बच्चों, इस कविता में मूल बात यह बताया गया है कि जनता की जो स्थिति पहली थी, पहले पास्ट को बताया गया कि जनता पहले कैसे थे। अब यह बताया गया है कि आजाद होने के बाद देश अब जनता कैसी होगी। तो बच्चों जनता के पास्ट को और जनता के वर्तमान को बताया गया है इस कविता में। क्या आप कविता समझ गए? तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यस महोदय समझ गए। अब कोई भी एक लाइन आपको दिया जाए और वहां से पूछे कि आप इसका भावार्थ लिखें, तो बच्चों आप भावार्थ लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। कोई भी एक लाइन कहीं से पूछ ले, हम उसका भावार्थ बता सकते हैं बहुत अच्छे से। कोई भी लाइन अगर यहीं से पूछा जाए कि बच्चों मान के चलिए कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। इसका भावार्थ लिखेंगे कि इन पंक्ति के माध्यम लिखेंगे कि बच्चों लिखेंगे कि यह पंक्ति क्या लिखेंगे? यह पंक्ति जनतंत्र में जन्म नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हमारा देश जो बच्चों हजारों वर्षों से गुलाम था, वह देश अब आजाद हो चुका है। और यहाँ की जो 33 करोड़ जनसंख्या है, 33 करोड़ जो यहाँ की जनता है, उसके लिए अब क्या करना है? उसके लिए अब सिंहासन उनके लिए अब सिंहासन और मुकुट की तैयारी करनी है, क्योंकि अब जनता ही क्या होगी? जनता ही क्या होगी? अब यहाँ की मालिक होगी।
जनता ही यहाँ की मालिक होगी। और बच्चों भारत में विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थापना होने वाली है। तो बच्चों बताइए, अगर आपको पूछा जाएगा इसके भावार्थ लिखने के लिए तो क्या आप इसका भावार्थ लिख देंगे? यस बताओ कि यस महोदय, यस यस लिखकर बताओ कि हाँ सर हम इसका भावार्थ अच्छे से लिख देंगे। जल्दी बताओ। चलो ठीक है, तो मेरे बच्चे अब देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है बच्चों की कवि की दृष्टि में जनता का बदला दिन ही समय का घर घर नाद है। जो जनता का दिन बदला है, पहले क्या था अभी क्या है। अब देश में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है जिसमें शासन जनता का होगा। यही बच्चों घर घर नाद है कि अब जो दिन बदला है यही घर घर नाद है। हो जाएगा? यस लिखकर भेजो यस महोदय कि हाँ सर हो जाएगा। कवि की दृष्टि में समय का रथ का घर घर नाद क्या है? तो यही समय के रथ का घर घर नाद है जो बच्चों समय बदला है। अगला सवाल है कि कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। जनता का जो सपना है उसका कवि किस तरह चित्र खींचता है? कहते हैं कवि जनता के स्वप्न का एक सुंदर चित्र खींचता है। कवि के अनुसार वर्षों सदियों से दुख सहने वाली जनता को अब सुख मिलने वाला है क्योंकि देश में लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। तो जनता का यही सपना था कि एक दिन हमें सुख मिले और वो सुख अब मिलने वाला है क्योंकि राजा महाराजा अंग्रेज सब देश से भाग गए। अब देश में लोकतंत्र की स्थापना होने वाली है। ठीक है, हो जाएगा? यस। अगला सवाल है मेरे बच्चे कि विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों? कहते हैं विराट जनतंत्र का स्वरूप 30 करोड़ जनसंख्या वाले देश में लोकतंत्र की स्थापना है। 30 करोड़ जनसंख्या वाले, है ना, कहते हैं कि विराट जनतंत्र का स्वरूप 30 करोड़ जनसंख्या वाले देश में लोकतंत्र की स्थापना है। यही बच्चों विराट स्वरूप है, 30 करोड़ है। कवि 30 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में राजा जनता ही होती है। लोकतंत्र में राजा जनता ही होती है, इसलिए जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं बच्चों। हो जाएगा? यस लिखकर भेजो यस महोदय, हो जाएगा। अगला सवाल आता है कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वो कहां मिलेंगे? ये क्वेश्चन 2024 के लिए पक्का याद रखिएगा, पक्का ये क्वेश्चन 2024 के लिए। आज के देवता कौन है और वो कहां मिलेंगे? तो बच्चों आपको पता है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता सड़कों, खेतों, खलिहानों में काम करने वाले लोग हैं। ये लोग सड़कों में, खेतों में या कहीं अन्य जगह काम करते हुए मिलेंगे। या कह सकते हैं आज के जो देवता हैं वो मजदूर और किसान हैं और ये आपको खेतों, खलिहानों में या सड़कों पर काम करते हुए मिलेंगे। अगला सवाल मेरे सामने बच्चों, कविता का मूल भाव क्या है? संक्षेप में स्पष्ट करें। तो इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी की कविता में काफी रहस्यमयी बातें छुपी होती हैं। इस कविता के माध्यम से कवि लोकतंत्र की स्थापना हो जाने के कारण यहाँ के शासकों को सचेत कर रहे हैं कि जो जनता वर्षों से यातनाएं सह रही थी अब उनका समय आ गया है, इसलिए उनके जितने भी शासक हैं वे सिंहासन खाली कर दें। तो बच्चों इस कविता में यही बताया गया है कि जो भैया राजा महाराजा हो वो सब जो है ना, जो भी राजा महाराजा हैं सब लोग क्या कर दीजिए, अपना सिंहासन खाली कीजिए क्योंकि जनता अब आ रही है। हो जाएगा? ये अगला सवाल है बच्चों, खत्म हो गया। हो जाएगा? अब ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर ऑब्जेक्टिव? सर जी जनता कहां, है ना, अगला है ना, एक बच्चा पूछ रहा है सर जी एक अर्थ देता है उसका व्याख्या करने के लिए, वही तो हम बता रहे हैं बच्चों, भावार्थ या व्याख्या लिखना है ना, व्याख्या लिखना है, वही तो हम बता रहे हैं। आपको व्याख्या वैसे लिखना है, कहां से लिया गया है, उसके कवि कौन है और वो क्या कहना चाहते हैं, इसी बात को आपको लिखकर दिखाना है। स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। यस महोदय शुरू कीजिए, शुरू करें, स्टार्ट करें। यस आइए बच्चों अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं लास्ट में बच्चों। ऑब्जेक्टिव तो बच्चा वाला चीज है। आइए पहला सवाल है मेरे बच्चे कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। तो कवि का नाम पता है रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है बच्चों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था मेरे बच्चे 23 सितंबर 1908 को। अगला सवाल लगाते हैं कि ... रामधारी सिंह दिनकर का जन्म
जिले में हुआ था? किस जिले में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था? तो बच्चों बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय याद है। अगला सवाल है सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति कहां से लिया गया है? तो बच्चों यह पंक्ति लिया गया है, किसकी पंक्ति है? दिनकर साहब की। अगला सवाल है राष्ट्र कवि दिनकर के पिताजी कौन थे? राष्ट्र कवि दिनकर के पिताजी का नाम था रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी। अगला, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञान हो गया पीठ में तो हम उड़ेंगे मतलब बच्चों उर्वशी। अगला सवाल है राज्यसभा के सांसद रहे कवि कौन है? कौन से कवि राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं? गुरुजी अभी थोड़ा और है ना पैराग्राफ, सर अभी थोड़ा और है। अच्छा हो गया होगा ना, छूट गया होगा, चलो बच्चों कोई बात नहीं। और है क्या? लिखना पड़ेगा बच्चों, एक सेकंड रुको। नहीं बच्चों और तो नहीं है, और नहीं है। फावरे राजदान बने, इतना ही है बच्चों। काहे तुम फालतू मैसेज कर रहे हो? चलो अगला है, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है किस रचना के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो 100 से साहित्य और 100 से संस्कृति के 4 अध्याय। अगला सवाल है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? किसके लिए सिंहासन खाली करना है बच्चों? तो कहते हैं जनता के लिए खाली करना है गुरुजी। अगला सवाल है कवि दिनकर जी की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं? तो आज के देवता हैं मजदूर और किसान। अगला सवाल है दिनकर जी कवि के साथ साथ थे, दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे? उपन्यासकार, आलोचक थे, गद्यकार थे या इनमें से कोई नहीं? तो कवि के साथ साथ गद्य भी लिखते थे, गद्यकार थे। राष्ट्र कवि दिनकर की कौन सी कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष करती है? आधुनिक भारत के जनतंत्र के उदय का जयघोष करती है कौन सी कविता? तो जनतंत्र का जन्म। अगला सवाल है राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था, कौन कौन से सम्मान मिले हैं? पद्म विभूषण से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, भैया सब पुरस्कार मिला है इनको। कहते हैं दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, किस में उप कुलपति रहे हैं? तो बच्चों भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे हैं। अगला सवाल है सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो बच्चों यह कविता का नाम बताइए, जनतंत्र का जन्म। अगला सवाल है मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? किसे मिट्टी की अबोध मूर्त कहा गया है? तो बच्चों जनता, हाँ जनता है मिट्टी की अबोध मूर्त। कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं? कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं? तो बच्चों किनके सिर पर? तो जनता के सिर पर। अगला सवाल आता है कवि के अनुसार किससे महलों की नींव उखड़ जाती है? किससे महलों की नींव उखड़ जाती है? तो कहते हैं जनता के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। अगला, इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? गुरुजी, सर जी, मेरे एक बच्चा कह रहा है सर 9 नंबर गलत है, देख लीजिए। अगर गलती नहीं रहा बच्चों तो फिर बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे आप। 9 नंबर है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? जनता के लिए। 100% सही, इसको ब्लॉक किया जाए। अगला कहते हैं इनमें कौन सी रचना दिनकर की नहीं है बच्चों? तो पहला सवाल है उर्वशी है, संस्कृति के 4 अध्याय हैं, रसिम रथी है, ग्राम्या नहीं है। ग्राम्या बच्चों सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला सवाल है फावरे और हल राजदंड बनने को हैं, यह पंक्ति किस कविता की है? फावरे और हल राजदंड बनने को हैं, यह पंक्ति किस कविता की है? जनतंत्र के जन्म से दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? ज्ञान हो गया पीठ में उड़ जाइए मतलब उर्वशी। अगला सवाल है आधुनिक भारत में जनता जनतंत्र के उद्घोष हैं।
आधुनिक भारत में जनतंत्र के उद्घोष कौन है? तो है बच्चों जनतंत्र का जन्म। चैप्टर ऑप्शन अगला है, रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की थी? हाई स्कूल की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की थी? तो बच्चों मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, वर्ष 1928 याद कीजिए जब इन्होंने यहां से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, हाई स्कूल की परीक्षा। अगला सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इसी रचना पर इन्हें मिले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला सवाल है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि भारत की जनता की तुलना किससे करता है? भारत की जनता की तुलना किससे करता है? तो भारत की जनता की तुलना बच्चों फूलों से करता है। अगला सवाल है बच्चों, कवि के अनुसार आज के देवता कहां मिलेंगे? कवि के अनुसार आज के देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। अगला सवाल है, कवि के अनुसार सोने का ताज पहनकर कौन इठला रही है? तो सोने का ताज पहनकर, तो आपने पढ़ा होगा मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है। तो देश की मिट्टी बच्चों, देश की मिट्टी, जनता मत कहना, देश की मिट्टी। अगला सवाल है, राष्ट्र कवि दिनकर की जयंती कब मनाते हैं? 23 सितंबर 1908 को जन्म हुआ था। 23 सितंबर 1908 को जन्म हुआ था, तो जयंती बच्चों 23 सितंबर को ही मनाएंगे ना। अगला सवाल है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कवि हैं बच्चों, बताओ किस युग के कवि हैं? तो उत्तर छायावाद के कवि हैं। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर कहां के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ था। अगला सवाल खत्म हुआ मेरे बच्चे। 30 प्रश्न में से अगर 29 हुआ होगा तो सबको बहुत पीटा जाएगा। 30 में से 30 होना चाहिए, 30 में से 30, 29 नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। 30 में से 30 सवाल सही होने चाहिए, 30 में से 30 सवाल सही होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब है क्वेश्चन बैंक। अब है क्वेश्चन बैंक में टोटल सवाल 12। हम बताएंगे 9 नंबर तक, 3 प्रश्न आपको बताने होंगे। आइए देखते हैं क्यूबी मतलब क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक ये बताता है कि कौन कौन से सवाल ज्यादा बार यहां से पूछे गए हैं। सवाल है, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? दिनकर जी कवि के साथ साथ एक गद्यकार भी थे। अगला सवाल है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, कविता किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर कहां के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर मेरे बच्चे कहां के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। अगला सवाल है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कवि है रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है मेरे बच्चे, ऑब्जेक्टिव को धुआं धुआं कर देंगे, बोलो हाँ या ना। हम सभी मिलकर के ऑब्जेक्टिव को धुआं धुआं कर देंगे बच्चों, बोलो हाँ या ना। बोलो ऑब्जेक्टिव क्या हमारे सामने टिक पाएगा बच्चों? हम दिशा वाले बच्चों के सामने क्या ऑब्जेक्टिव टिक पाएगा? नहीं सर, ऑब्जेक्टिव का होगा धुआं धुआं उड़ जाएगा, प्रश्न नहीं बचेगा महोदय। पूरी कविता पढ़े, हम रटने वाले बच्चे नहीं, हम समझने वाले बच्चे हैं, और कविता धुआं धुआं उड़ जाएगा, ऑब्जेक्टिव। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञान हो गया पीठ में भैया उड़ जाइए, उर्वशी पर मिला था। अगला सवाल आता है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म ... जिले में हुआ था। ऑब्जेक्ट ना, जन्म हुआ था बेगूसराय जिले में। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है बच्चों जनतंत्र का जन्म। अगला सवाल है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें जनता, जनता मिट्टी की अबोध मूर्त है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति कहां का है? जनतंत्र का जन्म। अब बच्चों 10 नंबर 11 और 12 ये 3 सवाल आप लोगों को लगाने हैं कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सवाल क्या क्या है। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? भाई साहब ये रहा आपके सामने सबसे खतरनाक क्वेश्चन। मूल स्वर क्या है? श्रृंगार, रहस्यमय, प्रकृति और सौंदर्य, या ओज एवं राष्ट्र चेतना?
क्या इसका मूल स्वर है? और तीसरा सवाल है बच्चों, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करता है? तो ये लाइव सेक्शन, ये लाइव क्लास खत्म होगा। लाइव क्लास के बाद आपको जाना है कमेंट बॉक्स में, आपको जाना है कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है कि सवाल नंबर 10 का आंसर, 11 का और 12 का, तीनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना है मेरे बच्चे। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं संजय सर तमाम छुट्टी देने के बावजूद हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं भी बच्चों एक इंसान हूं, मेरा भी कोई पर्सनल लाइफ है, कभी कभी छुट्टी हो जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्योंकि जैसे आप लोगों को बच्चों कभी इधर उधर घूमना फिरना होता है, तो वैसा हमारा भी, हम तो ज्यादा घूमते फिरते नहीं, कभी ऐसा मौका आ जाता है कि मजबूरन जाना पड़ता है बच्चों, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पर क्लासेस मैंने वादा किया था लूंगा, तो बच्चों मैंने ली क्लासेस, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो बच्चे इसका नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स जरूर लीजिए और घर बैठे पढ़िए बच्चों। इतनी अच्छी पढ़ाई बच्चों हम लोग के समय में घर बैठे नहीं मिलती थी। आप तो अभी कोई बच्चा, कहीं दूर दराज का बच्चा भी नहीं कह सकता है कि टीचर अच्छा नहीं है, हम टॉपर नहीं बन सकते। आप तो कहीं बैठ करके, पूरे पूरे विश्व में कहीं बैठ करके आप क्लास ले सकते हैं, और मात्र 499 रुपए दे करके सारे नोट्स को पढ़ करके, हमारी लाइव क्लासेस को देख करके आप टॉपर बन सकते हैं बच्चों। तो जो बच्चे भी अभी कोर्स नहीं परचेस किए हैं, डाउनलोड कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को। और बच्चों इस ना, ये जो हमारा है, ये जो प्यारे बच्चों नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, मुझे कोर्स लेना है, मम्मी पापा भैया दीदी को बताइए कि हमें संजय सर का नोट्स खरीदना है। और बच्चों याद कीजिए, आप अगर आज 500 रुपए खर्च करते हैं तो आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होता है, अच्छे अंक आप लाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा छठा चैप्टर यानी कविता आधा खत्म हो गया। कल हमारा 7वां चैप्टर होगा। तब तक के लिए कल 7वां चैप्टर में कौन सा चैप्टर है बच्चों? कल बहुत प्यारा चैप्टर होगा जिसका नाम है हिरोशिमा। कल का चैप्टर बहुत दर्दनाक है, बहुत मजेदार है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुबह 7 बजे क्लास होती है मनीष सर की, एसएसटी की क्लास। मनीष सर की क्लास को जरूर कीजिए बच्चों। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, बाय। कमेंट जरूर कीजिएगा सब लोग, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलो।